वेल, माय सेल्फ निर्माण, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आपको याद होगा यार, लास्ट टाइम हमने क्लास 10th में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी। वेल, आप में से कई सारे लोगों के डाउट थे कि आप वीडियोस को रेगुलरली अपलोड करें, तो मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूंगा। आपको रेगुलरली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, या संडे एक दिन का ऑफ रहेगा, है ना। चलो, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई एक आधे दिन वीडियो ड्रॉप ना हो, तो उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट आ जाएगा। और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए और एग्जैक्ट डिटेलिंग के लिए इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर जाओ, सर्च करो चीता ट्यूटोरियल्स। वेल, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारा डिटेलिंग मिलेगा, ए टू जेड तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब कैसे किस तरीके से वीडियोज आने वाली है ना। और वहाँ पर एक कम्युनिटी भी बनाएंगे जहाँ पर कि तुम्हें प्रॉपर मटेरियल और कई सारी चीज़ें मिलेंगी। वेल, अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है और तुम वाकई में जो नोट्स हैं, तुमने पुरानी वीडियोस देखी है, काफ़ी बेहतर लगे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे मुझे बताना, है ना, ताकि मैं उस तरीके से चीज़ों को क्रिएट करूँ। चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट। भाई, हमने क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी में। चैप्टर का नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नहीं देखा पार्ट 1? नहीं देखा यार, जाओ देखो और समझो। चलो, शॉर्ट में एक रिकैप देता हूँ, बहुत छोटा सा रिकैप। वेल, मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ आपकी ज़रूरतें पूरा करती है उनको रिसोर्स कहा जाता है। आपको बताया कि डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है। वेल, प्रूव किया कि जापान के पास रिसोर्सेज नहीं है, तब भी जापान एक डेवलप कंट्री है। वेल, ऑब्वियस क्यों? क्योंकि जापान के पास भले ही रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान के पास एक चीज कमाल किया, ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि और भी कई सारे देश हैं, और भी कई सारी कंट्रीज हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वहां पर कमियां हैं, चीजें बहुत बेहतर नहीं है, तब भी वो कंट्रीज आपके डेवलप्ड है। एग्जाम्पल दिया था यूएसए का। यूएसए के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी। इतना सब कुछ बताने के बाद मैंने आपको बताया कि लैंड को यूज कैसे करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है, और लैंड यूटिलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद फिर मैंने कहा था कि पार्ट 2 में आपको कुछ रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तो वेल, बताता हूँ और ध्यान से सुनना। देखो, वेल, पार्ट 2 की अगर बातचीत रहे करें तो इस पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीटली एंड रहेगा, जहाँ पर कि मैं आपको बताऊंगा कि लैंड डिग्रेड क्यों होती है, आप उस डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं, सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीजें होंगी जिनको देखते जाएंगे। यार, ये टॉपिक या ये चैप्टर अधिकतर इसमें से 1 मार्क्स का बनता है, तो 1 मार्क्स के लिए टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? चलो, तो करते हैं स्टार्ट। ये सवाल बनता है कि किन फैक्टर्स के चलते लैंड डिग्रेड होती है। वेल, पहले लैंड डिग्रेडेशन समझो क्या होता है। यार, बहुत अटेंटिवली सुनना, बहुत बहुत काम की बात बता रहा हूँ। देखो, पर्टिकुलरली क्या होता है, आपका सॉइल होता है। सॉइल में ना लेयर्स होती हैं। तो जो सॉइल की टॉप लेयर होती है, जो सॉइल की क्या होती है, टॉप लेयर। तो सॉइल की टॉप लेयर में कंटेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। तो जब भी किसी भी सॉइल का जो टॉप लेयर है वो धुल जाती है, जब भी किसी भी सॉइल की जो टॉप लेयर है जिसके अंदर ह्यूमस होता है, जब वो धुल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। क्लियर? वेल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो वेजिटेशन, पेड़ पौधों को सपोर्ट करते हैं। सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, वेल, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सॉइल की टॉप लेयर में क्या होता है? ह्यूमस। तो जब भी किसी कंट्री में सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब उसी से लैंड डिग्रेड होती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया में लैंड डिग्रेड हो किस कारण से रही है। चलो, तो वेल, पहला है डिफोरेस्टेशन। ये डिफोरेस्टेशन समझो क्या। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लंग्स के बारे में बताती है, लेकिन वेल, तुम रिलेट कर सकते हो कि पेड़ों को काटने से केवल मिट्टी खराब नहीं होती, वेल, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब होता है, जो हेल्थ इश्यूज कॉज करता है। तुम दिल्ली इसके बारे में जानते हो, परफेक्ट एग्जांपल है। यार, मेन रीजन ये है कि जब भी आप कहीं पर पेड़ों को काटते हैं ना, तो जो पेड़ों के रूट्स होती हैं, रूट्स, वो सॉइल को बाइंड करती हैं। और जब आप पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं तो सॉइल लूज हो जाती है, और हवा के चलने से सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है, और क्या होता है? सॉइल इरोजन। वेल, दूसरा कारण है ओवरग्रेजिंग। वेल, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, तुम देख रहे हो जानवर को, देख रहे हो, है ना। चलो, तो ध्यान से देखो। वेल, बताता हूँ कि ओवरग्रेजिंग क्या है और कैसे ये दिक्कत करता है। अटेंटिवली सुनना। यार, अब ऑब्वियस है ना, जानवर है, और इन जानवर को होना बहुत जरूरी है यार। वेल, क्या तुम्हारे घर में दूध आता है? ऑब्वियसली, डेयरी। तो यार, ये जानवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसा तो नहीं कि तुम बिना खाए पिए जिंदा हो, नहीं, ऑब्वियस तुम खाते हो। तो इसी तरीके से जानवर भी तो खाना पीना खाते हैं, जिसको चरना, ग्रेजिंग बोलते हैं। तो अब दिक्कत की बात ये होती है कि जब जानवर चरते हैं, तो ये जमीन को ना, जो घास है उसको मिट्टी, या ऑब्वियस तुम तो तरीके से खाना जानते हो, अब जानवर तो नहीं खाते। इंसान जानवर में ये तो फर्क है। तो जो जानवर है, इस मिट्टी को जड़ से उखाड़ते हैं। अब दिक्कत क्या हो गई यार, जब जानवर मिट्टी को जड़ से उखाड़ता है ना, तो मिट्टी को जड़ से उखाड़ा, मिट्टी ढीली हो जाएगी। मिट्टी क्या हो जाएगी? ढीली। क्या हो जाएगी यार? वही बात है ना, ट्रीज हो गए, सॉइल्स हो गए, वो रूट्स को बाइंड करते हैं। तो जब ये मिट्टी जड़ से उखड़ेगी, तो जो सॉइल है वो ढीली हो जाएगी, हवा के चलने से सॉइल क्या होगा? इरोड। तो ग्रेजिंग भी एक दिक्कत है कि कई बार फील्ड को ओवर ग्रेज कर लिया जाता है,
जिससे क्वालिटी ऑफ लैंड खराब हो जाती है। वेल माइनिंग, यार तुम समझ गए माइनिंग क्या होता है? जब अर्थ के नीचे से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं वेल उसको बोलते हैं। यार तुम्हें नहीं लगता कि माइनिंग करते वक्त एक गड्ढा कर दिया जाता है? यार इमेजिन करो कि आप कोल की माइनिंग कर रहे हो, कोल एज अ मिनरल, क्या पाउडर चूरा टूटेगा ऑब्वियस, क्या वो टूटा मिट्टी में मिलेगा? तो तुम्हें नहीं लगता कि मिट्टी खराब हो जाएगी? यार रिलेट करो ना, दूध में पानी मिलाने से दूध खराब हो जाता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि जब मिट्टी में इस तरीके के मिनरल्स मिलेंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी ऑब्वियस? तो माइनिंग भी एक कारण है जिस कारण से लैंड क्या होती है, डिग्रेड। ओवर इरिगेशन, यार ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। यार हम इंडियंस की ना आदत रही, जब किसी चीज की कमी नहीं होती ना तो उसका भरपूर मात्रा में यूज करते हैं। यार रिलेट करो, क्या तुम्हारे घर में समरसेबल लगा है ऑब्वियस, तो तुम्हें नहीं लगता कि कई बार तुम समरसेबल के पानी को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो? और क्योंकि तुम समरसेबल के पानी को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हो, इस कारण से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? यार तुम ग्राउंड वाटर को डिग्रेड कर देते हो। तो वही चीज यहाँ पर है भाई, फार्मर्स के पास खुद की अपनी इरिगेशन सिंचाई की सुविधाएं हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड्स को ओवर इरिगेट कर देते हैं। अब इससे दिक्कत क्या है, ध्यान से सुना भाई। ओवर इरिगेट होने के कारण सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, नीचे के कुछ न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं। आप कहेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत समझो यार क्या है। वेल यार सॉइल के नाम पे एक पीएच वैल्यू होती है। अब ये मत पूछना कि पीएच वैल्यू क्या होती है, वेल बताता हूँ। देखो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तुमने इसको पढ़ लिया होगा कि किसी भी चीज की जब 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, जितनी कम होती जाएगी उतना एसिडिक होगा, और जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना बेसिक होगा। तो सॉइल की अपनी एक आइडियल पीएच वैल्यू होती है 5.5 से 7.5, 5.5 से 7.5। तो जब आप सॉइल में बहुत ज्यादा पानी भर देते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स नीचे के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के कुछ न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, और वेल सॉइल की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है जिससे दिक्कतें होती हैं, और वो सॉइल फिट फॉर फार्मिंग नहीं रहती। वाटर लॉगिंग समझ गए ना, पानी का बढ़ना। और कई बार इस कारण से सॉइल सलाइन हो जाती है, सलाइन मतलब एसिडिक, एल्कलाइन मतलब बेसिक। तो ये सब दिक्कतें हैं। अब दिक्कत इतनी नहीं है यार, मुझे एक बात बताओ, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत ध्यान से सुनो। यार तुम्हारे घर के आसपास क्या कभी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ ऑब्वियस, तो तुम्हें नहीं लगा कि जब तुम्हारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो बहुत मिट्टी उड़ती है, और क्या वो मिट्टी जब तुम इनहेल करते हो क्या तुम्हें दिक्कत होती है? तो रिलेट करो यार, कहीं पर सीमेंट की इंडस्ट्री है, क्या सीमेंट उड़ेगा? क्या वो सीमेंट उड़ के मिट्टी में मिक्स होगा? ऑब्वियसली यार। और तुम्हें नहीं लगता कि मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी? अबे रिलेट करो कि मैंने तुम्हारे घर में जो आटा जिससे रोटी बनती है उस आटे को खुला रख दिया और बाहर सीमेंट उड़ रहा है, वो तुम्हारे आटे में मिलेगा, और जब तुम उस आटे को रोटी बनाकर कंज्यूम करोगे क्या तुम्हें दिक्कत होगी? ऑब्वियसली होगी। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट, तो जब सीमेंट कहीं पर मैन्युफैक्चर होता है ना तो वो उड़ता है हवा में। और अब ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्रीज आप शहर के बीच में लगाएंगे, इंडस्ट्रीज को शहरों के किनारे में लगाया जाता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इंडस्ट्रीज को शहरों के किनारे में लगा रहे हैं, फिर वो मिट्टी उड़ती है, वो मिनरल उड़कर मिट्टी में मिलता है, और आपको क्या देखने को मिलता है? पॉल्यूशन। तो ये सब दिक्कतें हैं। दिक्कतें यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, यार इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को ऐसे ही डंप कर देती हैं, या तुम रिलेट करो, डंप मतलब फेंकना, कि इस तरीके का पॉल्यूशन मिट्टी में मिल रहा है, तो इन सब चीजों से लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो समझ गए क्या है? मैं पूछता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन, तो बता देना, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। चलो अब ध्यान से देखते चलना। पहले डाटा था यार, ये डाटा क्या इंपॉर्टेंट है यार? देखो डाटा वैसे ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखना भाई। इंडिया में लैंड डिग्रेड हो रही है तो 56% जो लैंड डिग्रेड हो रही है उसका रीजन क्या है? वाटर। 28% लैंड जो डिग्रेड हो रही है उसका कारण क्या है? फॉरेस्ट। सलाइन और अल्कलाइन समझ के पीएच वैल्यू में चेंज होना। सॉइल की आइडियल पीएच वैल्यू क्या होती है? 5.5 से 7.5। तो सॉइल की पीएच वैल्यू में चेंज आ रहा है, 6% तो वो है। और विंड 10%। विंड विंड एरोडेड क्या होता है यार? मिट्टी ढीली पड़ी है, हवा चलती है, टॉप लेयर धुल जाती है, और जमीन क्या हो जाती है? बेकार, क्योंकि ह्यूमस का कंटेंट चला जाता है। अब यार ये डाटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एनसीईआरटी से उठाया है, 1 मार्क्स के बहुत काम करेगा। यार कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रही है, अब वेल वो रीजन बता रहा हूँ क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना। जो छत्तीसगढ़ है और जो आपका झारखंड है, जो मध्य प्रदेश है, वेल वहां पर लैंड डिग्रेड हो रही है, और ओडिशा में भी। लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है? माइनिंग। क्या है? माइनिंग। यार सिंपल है ना, लैंड डिग्रेड हो रही है किसी कारण से तो हो रही होगी, तो लैंड की क्वालिटी जो खराब हो रही है वो माइनिंग के कारण किस स्टेट्स में हो रही है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलो तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ, सुनो सुनो बहुत ध्यान से सुनो। यार माइनिंग मतलब रिसोर्सेज को निकालना, रिसोर्सेज को निकालकर झाड़ी में फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? झाड़ियों में, समझ गए? और ये रिसोर्सेज जैसी चीजें ना इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पैसे वाली होती है, और पैसा लोगों के मध्य में बसता है। तो माइनिंग मतलब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को निकालकर झाड़ी में फेंक दिया, उन रिसोर्सेज से पैसा आएगा। तो मध्य मध्य, और पैसे को लेकर होता है झगड़ा। तो छत्तीसगढ़, वेल तुम्हें याद हो गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ यार कि माइनिंग किन किन स्टेट्स में होता है, तो क्या कहोगे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, और मतलब उड़ीसा भी याद कर सकते हो। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर माइनिंग के चलते लैंड डिग्रेड हो रही है। वेल अगर मैं बातचीत करता हूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ लैंड डिग्रेड हो रही है ओवर ग्रेजिंग के चलते। कैसे याद करोगे? सुनो,
यार खाने पीने का हम लोगों को बहुत शौक है, ग्रेस ग्रेस खाना पीना है ना। तो खाने पीने वाले लोग तगड़े होते हैं, तगड़े। और तगड़े लोग क्या करते हैं, लड़ाई, गुज्जर गुज्जर, पता है ना, गुज्जर। चलो तो ऐसे याद करेंगे गुजरात। और वेल खा पीकर लोग तगड़े होकर राज करते हैं, राजस्थान। और खाना पीना हमारे दिल में बसता है, मध्य प्रदेश। और खा पीकर हम तगड़े बनेंगे, महान, तो महाराष्ट्र। तुमने सुना होगा ना, शक्तिमान या क्रिश बॉर्नविटा का दूध पीते हैं। तो वेल बच्चे पीते हैं, उन्हें लगता है यार वाकई इससे शक्ति आएगी, तो वो चीज है। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ यार, ओवर इरिगेशन के चलते कहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रही है, जहाँ पर फार्मिंग होती है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी। चलो तो बेसिक फैक्ट तुम्हें याद रहेगा। यार देखो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, पहले वो इंपॉर्टेंट है। तो बताता हूँ। एक सवाल बनता है कि क्या कोई तरीका है कि तुम लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकते हो? ऑब्वियस, एफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्टेशन को उल्टा कीजिए, पेड़ लगाइए। पेड़ की जो रूट से सॉइल को बाइंड करेंगी और सॉइल इरोड नहीं होगी। भाई इसके अलावा ना एक चीज समझना यार, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी कंट्री में 33% फॉरेस्ट रेट क्या होता है, डिजायर्ड। मतलब किसी भी कंट्री में ना 33% एरिया पर जंगल हो। तो ये बात किसी ने तो बताई होगी। तो ये बात बताने वाले कौन थे? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कौन थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? कब बताया था? 1952। याद रहेगा 1 मार्क्स के लिए। चलो तो अब ध्यान से देखते हैं। और यार तुम्हारे माइंड में एक सवाल बनेगा कि लैंड को डिग्रेड होने से बचाना क्यों जरूरी है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या हम इंडियंस या वर्ल्ड में जितने भी सिविलियंस या जितने भी ह्यूमंस हैं, उनकी 95% ऑफ द नीड्स किससे पूरी होती है? लैंड। इसलिए मैं लैंड को डिग्रेड होने से बचाना जरूरी है, समझ गए? चलो दूसरा तरीका क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। यार ओवर ग्रेजिंग एक दिक्कत है ना, कि जानवर एक जमीन पर ज्यादा चढ़ ले रहे हैं, जिससे कि वो मिट्टी को खराब कर दे रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन है भाई, आप मैनेजमेंट कीजिए। मैनेजमेंट से मतलब क्या है भाई? ये जमीन है, पूरी जमीन पर जानवरों को चढ़ने ना दिया जाए। आप क्या करें तरीके से, भाई पहले इतनी जमीन पर चरवाइए, फिर यहाँ की घास खत्म हो गई तो यहाँ लेकर आ जाइए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इतने टाइम में यहाँ की घास उग जाएगी। तो ऐसा होगा ही नहीं कि घास खत्म होगी। सिस्टमेटिकली देख रहे हो भाई, जब यहाँ चढ़ते थे तो यहाँ घास उगी हुई थी, फिर यहाँ 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 है। तो अल्टीमेटली इतने में यहाँ की घास क्या हो जाएगी? रीग्रो। तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि ग्रेजिंग लैंड की शॉर्टेज हो। तो वो चीज है भाई। माइनिंग को तरीके से करें। यार माइनिंग को करते वक्त आप गड्ढे करते हैं, गड्ढे बंद कर दीजिए। एट द एंड जब आप गड्ढे बंद करेंगे तो फायदा होगा कि माइनिंग तरीके से होगी, और अल्टीमेटली दिक्कतें क्या होंगी? कम। यार एक तरीका और है, ओवर इरिगेशन से दिक्कत थी ना, उसका उल्टा। क्या क्या? ड्रिप इरिगेशन। भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यार मुझे एक बात बताओ, आप माइनिंग करते वक्त क्या ज्यादा पानी डाल रहे थे, जिस कारण से फील्ड में पानी भर रहा था, जिसको मैं वाटर लॉगिंग बोल रहा था, और सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स नीचे और कुछ ऊपर आ रहे थे? तो बेहतर रहेगा नए सिस्टम और टेक्निक की सुविधा का यूज किया जाए। आप स्प्रिंकलर्स का यूज करें, ड्रिप इरिगेशन का यूज करें। इससे पानी ज्यादा कभी गिरेगा ही नहीं, वाटर लॉगिंग की दिक्कत ही नहीं होगी, और चीजें बहुत सिस्टमेटिकली क्या हो जाएंगी? सॉल्व। भाई इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब यार बहुत ध्यान से देखना, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है। भाई ये मेरी जमीन है, ये मेरी क्या है? जमीन। कल तुम येलो कलर देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं जमीन के चारों तरफ क्या लगा देता हूँ? पेड़। अगर मैं जमीन के चारों तरफ क्या लगाता हूँ? पेड़। अगर मैं जमीन के चारों तरफ क्या लगाता हूँ? पेड़। अगर मैं जमीन के चारों तरफ क्या लगाता हूँ? पेड़। तो पेड़ों से एक फायदा होगा यार, फायदा बहुत ध्यान से देखना क्या होगा। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जमीन है, फूक मार तो मिट्टी उड़ गई। अगर मैं यहाँ इस तरीके से हाथ रख लूँ और ऐसे फूक मारूं तो क्या मिट्टी तक हवा पहुंचेगी? समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यार रिलेट करो ना, सिंपल एक बात बोल रहा हूँ कि अभी जमीन है, इसमें टॉप लेयर सॉइल ह्यूमस, अगर वो उड़ गई तो सॉइल बेकार, हवा चलती है, सॉइल की टॉप लेयर उड़ जाती है। लेकिन यहाँ अगर ऐसे कुछ पेड़ और बाउंड्री लगे हैं, हवा आएगी। ऐसे मैं फूक मारता हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि वो फूक पेड़ों से टकरा कर रुक जाएगी और मिट्टी कभी उड़ के ही नहीं जा पाएगी? तो भाई ये भी एक तरीका होता है कि रेगिस्तान वाले इलाकों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आप शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट कर सकते हैं, जिससे कि आप फील्ड को डिग्रेड होने से रोक सके। चलो अब यार सॉइल की बातचीत करते हैं। वेल सॉइल क्या होती है? सिंपल यार, अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ अर्थ। याद करो मेरे साथ, धरती की ऊपरी सतह, धरती की ऊपरी सतह जो किसको सपोर्ट करती है? वेजिटेशन, पेड़ पौधों को, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल। क्या बोलते हैं? सॉइल। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो ग्रो करती है पर्टिकुलरली किसको? प्लांट्स को, और सपोर्ट करती है वेजिटेशन को, वेल उसको क्या कहा जाता है? सॉइल। क्या कहा जाता है? सॉइल। यार बहुत ध्यान से सुनना, अटेंटिवली समझना जो बात बताऊंगा। देखो जब मैं सॉइल की बातचीत करता हूँ ना, एक्चुअली में तुमने साइंस में पढ़ा होगा, क्ले, लोमी, सैंडी, सिल्टी। एक्चुअली में सॉइल नहीं होती यार, ये सॉइल नहीं है, क्ले कोई सॉइल नहीं है। आप तुम कहोगे यार आपने तो इमेजेस लगाई है। यार ये जस्ट एक इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली मैं बताता हूँ क्ले क्या होता है। क्ले ऐसी सॉइल को नहीं बोलते, लोमी ऐसी सॉइल को नहीं बोलते, सैंडी ऐसी सॉइल को नहीं बोलते। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। वेल मुझे एक बात बताओ, यार रिलेट करो। तुमने कभी मैदा, मैदा टच के हाथ में बड़ा बारीक होता है, आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ होता है। फिर इमेजिन करो नमक थोड़ा और बुरबुरा होता है, बुरबुरा, समझ लो ना। फिर चीनी का दाना हाथ में काफी ज्यादा फील होता है। तो हर एक चीज का एक डायमीटर होता है। ये मत बोलना कि डायमीटर क्या होता है, यार ऑब्वियस तुम रिलेट करोगे कि अगर मैं बातचीत करता हूँ, मान लो सर्कल है, क्या है सर्कल, तो सर्कल का क्या होता है? रेडियस, और रेडियस के साथ साथ अगर पूरा है तो क्या डायमीटर है। यार वो लाइन जो सेंटर से पास होती है, ऑब्वियस पढ़ा सकता हूँ मैं इसमें। चलो तो जिसके पार्टिकल्स मोटे हैं, क्या है? मोटे,
उसको क्या बोलते हैं? सैंडी। क्या बोलते हैं? सैंडी। सैंडी। देखो मैंने लिखा है सामने कि भाई जिस भी चीज की पार्टिकल्स का साइज 2 मीटर है, मतलब चीनी के जितना। इमेजिन करो, चीनी से तो पतला ही होगा, रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है? हाथ में बुरबुरा, मोटा डायमीटर है, मोटा दाना, मोटा है, वो महसूस हो रहा है, तो वो है सैंडी। अगर किसी चीज का पार्टिकल सैंड से थोड़ा पतला है, थोड़ा सा बारीक फील होता है, जैसे कि नमक, तो वो क्या है? सिल्टी। वो क्या है? सिल्टी। जैसे आपने आटा या मैदा हाथ में लिया, इतना बारीक पार्टिकल है, बहुत ज्यादा फाइन, उसको क्या बोलते हैं? क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। तो समझ गए? तो एक्चुअली में जब रेत को आप हाथों में उठाते हो, उसका टेक्सचर, उसका डायमीटर कितना मोटा मोटा और कितना पतला है, उससे डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल डायमीटर आटे की तरह है, हाथ में फील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल छोटा, क्ले, थोड़ा सा मोटा, सिल्टी, और मोटा, भूरे भूरे या नमक जितना, तो उसको क्या बोलते हैं? सैंडी। क्या बोलते हैं? सैंडी। चलो, तो भाई बच्चे का मिसकंसेप्शन दूर हुआ, उसको लगता है कि सैंडी सिल्टी लोमी सॉइल है, सॉइल नहीं होती यार, समझ गए? चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। सॉइल बनी कैसे है यार, इसको रट के कुछ नहीं होगा, अपनी लैंग्वेज में याद करना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आओ तो समझते हैं कि सॉइल बनी कैसे है। यार देखो, सॉइल बनाने का तरीका बहुत सिंपल था यार, बहुत ध्यान से देखना। यार दिन में निकलती है धूप, ऑब्वियस, और रात को क्या हो जाती है? नहीं, बारिश नहीं होती, रात को क्या बढ़ जाती है? ठंड। तो बहुत ध्यान से देखना, जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड, और जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। यार मुझे एक बात बताओ ना, तुमने पढ़ा था ना कि जब मेटल्स को हीट किया जाता है तो मेटल्स क्या करते हैं? एक्सपेंड। क्या करते हैं? एक्सपेंड। यार मेरा एक सवाल है, हैमर देखा है? हैमर, हथौड़ा, तो हथौड़े को आप लकड़ी के डंडे में फंसाते हैं ना, इस तरीके से मान लीजिए आपने फंसाया, तो वो जो लकड़ी का डंडा है, वो जो लकड़ी का डंडा है, वो कैसे फंस जाता है? यार ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे। पहले तुमने साइंस में पढ़ा होगा यार, और अगर तुम्हें ये भी नहीं बताना तो क्या कर रहे हो साइंस में? साइंस को सिर्फ रटो मत, समझो, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, केवल जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो क्या करती है? एक्सपेंड, और जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट। तो दिन में एक्सपेंड, रात में कॉन्ट्रैक्ट, दिन में एक्सपेंड, रात में कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? डिफरेंस है डे और नाइट के टेम्परेचर में। तो जब लगातार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भाई क्या डेवलप हो जाते हैं? क्रैक्स। क्या डेवलप हो जाते हैं? उन क्रैक्स को बोलेंगे सर्विसेज। क्या बोलेंगे? सर्विसेज। CREVICES। फिर बारिश आती है, वो बारिश इन क्रैक्स में बढ़ती है, और बड़ा पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ गए? वेल, एक बड़ा पत्थर था, पहले उसमें दिन में एक्सपेंड, रात को कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुए? क्रैक्स। क्या हुए? फिर बारिश का पानी आता है, बारिश के पानी से आने से वो क्रैक्स के चलते बड़ा पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? छोटे पत्थर में। किसमें? छोटे पत्थर में। लेकिन मेरा एक सवाल है यार, पत्थर तो पत्थर है ना, पत्थर के डायमीटर मतलब पार्टिकल्स तो मोटे होते हैं, तो वो पत्थर पाउडर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है यार। क्या तुम्हारे घर में कभी घुन लगा, या तुम्हारे घर में कभी जो लकड़ी पर लगता है, पहले क्या बोलते हैं उसको? यार शायद घुन ही बोलते हैं, हाँ घुन। तो क्या लगा है? तो तुमने देखा कि जो घुन है वो लकड़ी को बिल्कुल ही पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो वही चीज है। एक बैक्टीरिया होता है लीचेंस, एक बैक्टीरिया होते हैं मूस। तो जब ये एक छोटे से रॉक पे लगते हैं तो ये उस रॉक को बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेल, जो तुम सॉइल देखते हो, समझ गए वो पाउडर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है? ये लीचेंस और ये मॉस करते हैं। इसके बाद काम करते हैं अर्थफॉर्म्स। वेल, अर्थफॉर्म्स क्या करते हैं? यार सॉइल है, अब सॉइल का बड़ा पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में, छोटे पत्थर को बिल्कुल पाउडर में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? आपका मॉस और लीचेंस। उसके बाद काम करते हैं आपके पर्टिकुलरली कौन? अर्थफॉर्म्स। यार अर्थफॉर्म्स क्या करते हैं? सॉइल के नीचे जाते हैं, सॉइल के ऊपर आते हैं, सॉइल के नीचे जाते हैं, सॉइल के ऊपर आते हैं। तो ये सॉइल को पोरस करते हैं। पोरस मतलब क्या होता है? यार मुझे एक बात बताओ, मैं सांस ले रहा हूँ, तो सॉइल में जब ये नीचे जाएंगे तो क्या अपना एक रास्ता बनाएंगे? इमेजिन करो ना, इमेजिन करो यार, इमेजिन करो कि पर्टिकुलरली ये सॉइल है, क्या है? सॉइल। तो जब ये सॉइल के नीचे जाते हैं, किस तरीके से एक रास्ता बना देंगे, तो एक तो नीचे के बाद ऊपर आएगी और ऊपर के बाद नीचे जाएगी, और जब बारिश होगी तो पानी नीचे जा पाएगा। तो वेल, सॉइल के पोरस होने से सॉइल पर्टिकुलरली फर्टाइल होती है, ड्रेनेज की सुविधाएं बेहतर होती हैं। अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके बाद सॉइल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टॉप लेयर। ध्यान से देखना, मैंने बताया था ये होती है टॉप लेयर, जिसमें होता है ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस। तो सॉइल का टॉप लेयर ह्यूमस बनाने का काम कौन करते हैं? बैक्टीरियाज। यार तुमने देखा होगा ना, गाय के गोबर को खाद कहा जाता है। तो मान लो कोई जानवर मर गया, तो जानवर के मरने से जानवर की लाश सड़ेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और वो कौन करेंगे? बैक्टीरियाज। और वेल, आपकी सॉइल बनकर तैयार है, समझ गए? तो पत्थर थे, दिन और रात के टेम्परेचर में था डिफरेंस, तो लगातार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या डेवलप होते हैं? क्रैक्स। क्या डेवलप होते हैं? उन क्रैक्स में क्या बढ़ता है? बारिश का पानी, वो बड़ा पत्थर किस में कन्वर्ट होता है? छोटे पत्थर में। फिर जो आपके मॉस और लीचेंस है, इस पत्थर को बिल्कुल किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पाउडर की फॉर्म में। और जैसे ही पत्थर पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरिया आते हैं, इसको पोरस करते हैं। पोरस समझ गए? अभी बताया था, एक रास्ता बन जाता है जिसमें ऊपर का पानी नीचे जाता है, हवा का आर पार होता है। और इसके अलावा पर्टिकुलरली बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की टॉप लेयर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। चलो, तो अब मुझे लगता है तुम समझ गए। डिफाइन सॉइल भी क्लियर है, अपर मोस्ट crust ऑफ अर्थ which supports vegetation is known as soil.
फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी क्लियर है ना यार। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को रटना मत, तुम्हें सारे के सारे फैक्टर्स पता है क्या। सनलाइट से क्या होता है, वाटर से क्या होता है, विंड क्या करती है भाई, पत्थर टूट के एक जगह पे इकट्ठा हो गया, उसको बिखेरने का काम करती है हवा। लिचेन मॉस तुम समझ गए। वेल प्लांट जब उगते हैं तो प्लांट के रूट्स भी कई बार मिट्टी में नीचे तक जाती है, और जो पत्थर टूट नहीं पाते वो रूट्स तोड़ने का काम करती हैं। और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने समझे। चलो अब यार मैं तुम्हें सॉइल को ना क्लासिफाई करूंगा। क्या करूंगा, क्लासिफाई। वेल कैसे बताऊंगा, ध्यान से सुनना भाई। जो सबसे ऊपर मिलती है वो है फॉरेस्ट सॉइल, और उसको माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है, जो पहाड़ों पर मिलती है। जो नीचे मिलती है सबसे खाद सबसे फर्टाइल सॉइल, उसको बोलते हैं एलिबल। जो राजस्थान में मिलती है बंजर जमीन है ना, सैंडी सॉइल, उसको बोलते हैं एरिड सॉइल। जो यहाँ पर मिलती है, वेल तुम पैच देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो अब सॉइल बनी कैसे, सॉइल बनने के पीछे का रीजन क्या था, वेल ये सब चीजें देखने वाले हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा यार एलिबल सॉइल क्या होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है। यार ये सॉइल ना क्या कभी एग्जाम में बनती है, नहीं यार, कभी बोर्ड्स में ऐसा नहीं हुआ कि तुमसे इन सॉइल के बारे में पूछा गया हो। एक्चुअली में सॉइल की मार्कर्स 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, तो 1 मार्क्स की कई बार कुछ चीजें होती है जो पूछ ली जाती हैं। चलो वेल तुम्हें बताता हूँ यार सॉइल्स बनी कैसे। मुझे लगता है कि यार अगर मैं इसी वीडियो में तुम्हें सॉल्स के बारे में बताऊं तो वेल वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो सॉल्स को लेकर एक अलग से वीडियो बनेगी, और वेल वो वीडियो कल ड्रॉप रहेगी जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बार देखते चलो, मैं तुम्हें एलिवल सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल के बाद आपका रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, लेटराइट सॉइल क्या होता है, एडिड सॉइल क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, फिर लास्ट में याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो सारी सॉइल्स के बारे में बताऊंगा। और सॉइल्स के बारे में बताने के बाद एक लास्ट टॉपिक तुम्हें और बताऊंगा क्या, कि क्या कोई तरीका है कि आप सॉइल इरोजन रोक सकते हैं एरियाज में, वो तो आराम से एक अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे। आज हमने जितना किया उतना क्लियर है ना, आज वाले टॉपिक्स क्लियर हैं। चलो तो वेल अगर तुम्हें हर एक चीज का सिस्टमेटिकली और एक स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स चाहिए, तो उसके लिए तुम एक एप्लीकेशन चीता ट्यूटोरियल्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर तुम्हें नोट्स और PYQs 1 मार्क्स कई सारी चीजें जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगी। चलो तो वेल मुझे लगता है कि आज हमने जितना वीडियो में किया तुम्हें क्लियर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वहां पर जितनी भी सॉल्व उनको प्रॉपर्ली इन डेप्थ क्लियर करते हैं। वेल थैंक यू वेरी मच।